नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के इंग्लिश कोर के फ्लैमिंगो बुक से पोएट्री सेक्शन से पोएम 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ। इससे पहले के वीडियोस में मैंने पोएम 1 माई मदर एट 66 को अच्छे से एक्सप्लेन करके टॉप 15 इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। साथ ही साथ फ्लैमिंगो बुक के प्रोज सेक्शन के 3 चैप्टर्स द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर को भी अच्छे से एक्सप्लेन करके तीनों चैप्टर्स के टॉप 2020 एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुका हूं। और साथ ही साथ चैप्टर 1 यानी द लास्ट लेसन और चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर चुका हूं। जिन्होंने भी ये सारे वीडियोस नहीं देखा है कृपया करके देख लीजिएगा, फायदे में रहेंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी से एक लाइक कर दे और इस वीडियो को सारे दोस्तों को भी शेयर कर दे। बस ये काम आप लोग कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने से पहले इस पोएम के से रिलेटेड हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री स्कूल का मतलब समझते हैं। दोस्तों एलिमेंट्री स्कूल का मतलब प्राइमरी स्कूल होता है। क्या दोस्तों? प्राइमरी स्कूल, जहां बच्चों को बेसिक जानकारी दी जाती है, ठीक है। एन एलिमेंट्री स्कूल इज ए स्कूल दैट प्रोवाइड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए चाइल्ड्स एजुकेशन यूजुअली फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 5 and 11 years old। एन एलिमेंट्री स्कूल यानी एक प्राथमिक विद्यालय एक ऐसा स्कूल है जो बच्चों की शिक्षा का पहला भाग प्रदान करता है, आमतौर पर 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट्स मैं बता देता हूं आप लोगों को। द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। याद रखिएगा ये जो कविता है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम स्टीफन स्पेंडर द्वारा लिखी गई है। यानी इस पोएम के पोएट का नाम क्या है दोस्तों? स्टीफन स्पेंडर, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों एलिमेंट्री स्कूल का मीनिंग तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम लोग बात करेंगे स्लम, ठीक है। स्लम से आप क्या समझते हैं, यानी स्लम का मतलब क्या होता है, तो मैं बता देता हूं। स्लम इज एन एरिया ऑफ ए सिटी वेयर लिविंग कंडीशंस आर एक्सट्रीमली बैड, ठीक है, एंड वेयर द बिल्डिंग्स आर डर्टी एंड हैव नॉट बीन रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। याद रखिएगा स्लम शहर का एक ऐसा क्षेत्र होता है दोस्तों जहां रहने की स्थिति बेहद खराब होती है और जहां इमारतें गंदी होती है और लंबे समय से मरम्मत नहीं की जाती है, ठीक है। सिंपल में बताए तो स्लम मीन्स होता है दोस्तों शहरों में गरीबों की बस्ती यानी झुग्गी झोपड़ियों वाले क्षेत्र को स्लम एरिया कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, झुग्गी झोपड़ियों वाले क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? स्लम एरिया कहते हैं। जहां गंदगी बहुत होती है, ना ही फ्रेश एयर मिल पाती है और ना ही फ्रेश लाइट मिल पाती है। बस मिलती तो क्या दोस्तों? बीमारी मिलती है। क्या दोस्तों? बीमारी मिलती है, ठीक है। तो बस एक ऐसे ही स्लम एरिया, एक ऐसे ही गंदी बस्ती के एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों का यहां डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया पोएम में स्टीफन स्पेंडर के द्वारा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो स्टीफन स्पेंडर है, ठीक है, एक लाइन में और समझा देता हूं। स्टीफन स्पेंडर इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम डील्स विद द थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। याद रखिए दोस्तों इस कविता का मुख्य विषय यानी थीम सोशल इनजस्टिस है यानी सामाजिक अन्याय है और क्लास इनइक्वालिटीज है यानी वर्ग में असमानताएं है। याद रखिएगा यानी दो वर्गों के बीच, दो क्लास के बीच कंपेयर किया गया है। एक क्लास है दोस्तों रिच और एक है दोस्तों पुअर। याद रखिएगा यहां अमीर और गरीब के बीच में कंपेयर भी किया गया है, ठीक है। कवि ने कविता में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की दुर्दशा का चित्रण किया है दोस्तों। याद रखिएगा द पोएट पोर्ट्रेस द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन इन स्लम्स। याद रखिएगा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की दुर्दशा का यहां वर्णन किया गया, चित्रण किया गया। याद रखिएगा सभी बच्चे क्या है दोस्तों? कहां पर बैठे हुए? क्लासरूम में बैठे हुए। याद रखिएगा सभी बच्चे कहां बैठे हुए? क्वेश्चन आ सकता है। तो सभी बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं और सभी के सभी होपलेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, और फुल ऑफ स्ट्रगल नजर आ रहे हैं यानी संघर्ष से भरे नजर आ रहे हैं और निराशाजनक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा सभी बच्चों के फेस से उदासी और उत्साह की कमी साफ झलक दिखाई दे रही है। याद रखिएगा दोस्तों इन सभी बच्चों के चेहरे से क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? उदासीपन और उत्साह की कमी। याद रखिएगा ये सारे बच्चे किस तरह दिखाई दे रहे हैं? रूटलेस वीड्स की तरह यानी जंगली पौधों की तरह दिखाई देते हैं। इसी क्लासरूम में एक
टॉल लड़की है दोस्तों, लंबी लड़की है जिसकी उम्र ज्यादा हो गया शायद इस क्लासरूम में, ठीक है, जो सबसे बड़ी है। तो एक टॉल गर्ल का बात किया गया है जो क्लासरूम में उदासी के बोझ से सिर नीचे झुका के, याद रखिए दोस्तों, उनका जो सिर है दोस्तों, उनका जो हेड है वो नीचे की ओर है। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ के बोझ के कारण, ठीक है, याद रखिएगा, वो उदासी के बोझ के कारण अपना जो सर है दोस्तों झुका के रखी है, ठीक है। फिर वहां एक पेपर स्विमिंग बॉय का उल्लेख किया गया, याद रखिएगा, किसका दोस्तों? पेपर स्विमिंग बॉय, यानी एक पेपर की तरह पतला एक बच्चा का वर्णन किया गया दोस्तों, पतला यानी कमजोर यानी वीक, याद रखिएगा, एक पतले से एक पेपर स्विमिंग बॉय का उल्लेख किया गया है। और उसका जो आईज है यानी आंखें दोस्तों चूहे की तरह है, यानी रैट की तरह, याद रखिएगा। हिज ग्रोथ इज ब्लॉक्ड एंड द बॉडी रिमेन्स अनडेवलप्ड, याद रखिएगा, उसका जो ग्रोथ है दोस्तों वो रुक गया है और उसका शरीर जो है दोस्तों अविकसित है, याद रखिए दोस्तों, डेवलप नहीं हुआ है। ही इनहेरिट्स ट्विस्टेड बोन्स, याद रखिएगा, यानी ये जो बच्चे दोस्तों, ये जो बच्चा का बात किया गया पेपर स्विमिंग बॉय का, वो अनलकी हायर है, याद रखिएगा दोस्तों, अभाग्यशाली उत्तराधिकारी कहा गया है यहां पर, ठीक है, जिसे विरासत में मिला। तो मिला क्या दोस्तों? याद रखिएगा, अपने पिताजी से, अपने फादर से बीमारी मिला है, याद रखिएगा, क्या मिला दोस्तों? अपने पापा से बस विरासत में बीमारी मिला है, राजपाट नहीं मिला, याद रखिएगा, ठीक है, बीमारी मिला है बस। और एक बच्चा का वर्णन किया गया इस पोएम में, ठीक है, उसी क्लासरूम में पीछे की ओर डिम क्लास में यानी धुंधले से कक्षा में एक स्वीट सा यंग बॉय का उल्लेख किया गया है जो स्क्वायरल गेम यानी गिलहरी के खेल का सपना देखता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसी डिम क्लास में, धुंधले से क्लास में, याद रखिएगा, एक ऐसा भी बच्चा का उल्लेख किया गया है जिसका सपना है, जिसके आंखों में सपना साफ दिखाई देता है। और ये जो बच्चा है दोस्तों गिलहरी का सपना देखता है दोस्तों, गिलहरी के खेल का सपना देखता है, स्क्वायरल्स गेम का सपना देखता है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो स्वीट सा यंग सा जो लड़का है दोस्तों पीछे जो बैठा हुआ है वो किसका सपना देखता है? तो याद रखिएगा स्क्वायरल्स गेम का यानी गिलहरी के खेल का, याद रखिएगा। यहां पर कवि ने पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल, गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर को कहा, याद रखिएगा दोस्तों, जो अमीर और गरीब के बीच के खाई को यानी गैप को खत्म कर सकता है, याद रखिएगा दोस्तों। कौन ये सारे गैप को खत्म कर सकता है? याद रखिएगा पावरफुल पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल। और यहां पर पावरफुल पीपल के रूप में किसे दिखाया गया है? याद रखिएगा गवर्नर को, इंस्पेक्टर को और विजिटर को, ठीक है। और इन बच्चों को इस डर्टी स्लम से यही लोग बाहर निकाल सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, यही लोग यहां से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्लासरूम में दोस्तों एक फोटो भी है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है, इंग्लिश के नाम में वो बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। उनका फेस जो है दोस्तों वो एक दीवार पर टंगा हुआ है, लेकिन इन बच्चों के लिए ये महत्वहीन है, याद रखिएगा, कोई काम का चीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लोग बोझ के तले घिसा हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। ये लोग का जो लाइफ है दोस्तों बर्डन से घिरा हुआ है, ठीक है, बोझ है, ठीक है, बस इन लोग भूखे हैं। तो एक भूखे बच्चों को पढ़ाई की जरूरत तो छोड़िए दोस्तों, उन्हें भोजन की जरूरत सबसे पहले होती है, याद रखिएगा। ये जो गरीब बच्चे हैं दोस्तों अगर भोजन नहीं करेंगे तो उन्हें पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, याद रखिएगा। ये जो दुनिया है दोस्तों यहाँ पर दो तरह से दिखाया गया है, एक गरीब बच्चे और एक अमीर बच्चे, ठीक है। अमीर बच्चे का जो दुनिया है दोस्तों बहुत ही अच्छा दिखाया गया है, और यहाँ जो गरीब बच्चे स्लम एरिया के बच्चे हैं, ये झुग्गी झोपड़ियों वाले बच्चे, इनकी आर्थिक स्थिति, दयनीय स्थिति को यहाँ पर दिखाया गया है। बेचारे बहुत ही कष्ट करके बैठे हुए हैं, कोई दोस्तों जिनका एक दूसरे का बाल तो लग रहा है जैसे जंगली पौधे की तरह है, ठीक है, और सर जो है दोस्तों झुकाया हुआ है, ठीक है, मुरझाया हुआ सा लगता है। यही था दोस्तों पोएम में और कुछ नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को यह कविता अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को समझेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया है? Who has written the poem An Elementary School Classroom in a Slum? An Elementary School Classroom in a Slum कविता किसने लिखी है ये आपसे पूछा गया है। डायरेक्ट पोएट का नाम पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन? स्टीफन स्पेंडर, याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए ये जो पैब्लो नेरुदा आप लोग देख रहे हैं, ये पैब्लो नेरुदा कौन सा पोएम लिखा है, ठीक है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन सा पोएम लिखे हैं और ये कमला दास कौन सा पोएम लिखे हैं, आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं जितने भी पोएम्स है उनके पोएट का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आपको बताना है कि आप लोग को टेक्स्ट बुक में जो पोएट्री सेक्शन है पैब्लो नेरुदा कौन सा पोएम लिखे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन सा पोएम लिखे हैं और कमला दास कौन सा पोएम लिखे हैं, आप लोग को कमेंट में बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डज द थीम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम? इस कविता का
थीम यानी विषय क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी, यानी सोशल इनजस्टिस भी यानी सामाजिक अन्याय भी, और क्लास इनइक्वालिटीज यानी वर्ग में असमानताएं भी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर इन द पोएम। इस कविता में दोस्तों कवि ने किसकी तुलना किया है, ये आपसे पूछा गया है। कवि कविता में किसकी तुलना करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी रिच एंड पुअर चिल्ड्रन के बीच, याद रखिएगा अमीर और गरीब बच्चों के बीच तुलना किया गया है इस पोएम में। ठीक है, क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं, व्हाट डज द पोएट पोर्ट्रे इन द पोएम। कवि कविता में क्या चित्रित करता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। ठीक है, प्लाइट मींस होता है दोस्तों दुर्दशा, याद रखिएगा। और यहां पर झुग्गी झोपड़ियों के में जो बच्चे रहते हैं उनकी दुर्दशा का वर्णन किया गया है इस पोएम में कवि के द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, वेयर आर द चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम सिटिंग। ये जो बच्चे दोस्तों वे कहां बैठे हुए हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, इन द क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, इंग्लिश कोर का सेट 2 वाला वीडियोस कितने बच्चों ने देखा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा, अगर फायदेमंद लगा तो कमेंट में बताइए, मैं जल्द से जल्द सेट 3 लाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, कितने बच्चों को वो सेट 2 फायदेमंद साबित हुई आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सेट प्रैक्टिस करने से आपका तैयारी क्या होता है दोस्तों, 4 चांद लग जाता है। ठीक है, क्योंकि उस सेट में क्या होता है, हर टॉपिक से क्वेश्चन लाया जाता है, याद रखिएगा हर टॉपिक से, हर चैप्टर से क्वेश्चन सेट किया जाता है। ठीक है, और अगर आप लोगों को सेट 2 पसंद आया तो मैं कोशिश करूंगा कि सेट 3 आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कितने बच्चे चाहते हैं सेट 3 लाऊं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रेन लिविंग इन स्लम्स हैव। यानी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों का जीवन कैसा होता है, लाइफ कैसा होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं दोस्तों उनका जीवन, उनका लाइफ कैसा होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, होपलेस होता है। कैसा होता है दोस्तों, होपलेस होता है, यानी निराशाजनक होता है, एंड फुल ऑफ स्ट्रगल होता है, यानी संघर्षों से भरा हुआ होता है। याद रखिएगा दोस्तों, निराशाजनक होता है और संघर्षों से भरा हुआ होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर क्या है, क्वेश्चन देख सकते हैं, What do the faces of children in the slum areas reflect? झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे के चेहरे क्या दर्शाते हैं, क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सैडनेस एंड लैक ऑफ इंथुसियाज्म, याद रखिएगा उदासी और उत्साह की कमी। ठीक है, लैक ऑफ इंथुसियाज्म मतलब होता है दोस्तों उत्साह की कमी, याद रखिएगा उत्साह की कमी, और सैडनेस मींस होता है दोस्तों उदासी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू द स्लम चिल्ड्रन हैव। स्लम एरिया के जो बच्चे दोस्तों उनका भविष्य कैसा है, फ्यूचर कैसा है, आप लोग को बताना है दोस्तों। चलिए मैं ही बता देता हूं, उनका जो दोस्तों फ्यूचर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपलेस है यानी निराशाजनक है, और अनसर्टेन है यानी अनिश्चित है, कोई भी निश्चित भविष्य नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, अनिश्चित को ही बोलते हैं दोस्तों अनसर्टेन, और होपलेस मींस होता है दोस्तों निराशाजनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देख सकते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आईज मींस द बॉय इज डैश। ठीक है, यानी पेपर स्विमिंग यानी कागज की तरह दिखने वाला लड़का जिसकी आंखें चूहे की तरह है, रैट्स आइज की तरह लगता है, इसका मतलब लड़का कैसा है दोस्तों। याद रखिएगा जो पेपर की तरह है तो कागज की तरह है, वो कैसा होगा दोस्तों, दुबला होगा, पतला होगा और कमजोर होगा। कागज कैसा है दोस्तों, दुबला होता है, पतला होता है और कमजोर होता है। ठीक है, फाड़िएगा तो फड़ा जाएगा, याद रखिएगा। तो वेरी वीक, लीन एंड थिन होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही दुबला होता है, बहुत ही पतला होता है और बहुत ही कमजोर होता है, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, Who sits at the back of the dim class? यानी इस धुंधले से कक्षा में पीछे कौन बैठा हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मैंने बताया था दोस्तों पीछे में एक स्वीट सा, एक यंग सा लड़का बैठा हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए स्वीट एंड यंग
चाइल्ड। याद रखिएगा, आप लोग कमेंट में बताइए यह स्वीट सा लड़का जो पीछे बैठा हुआ है एक ड्रीम देख रहा है यानी सपना देख रहा है, तो आप लोग कमेंट बताना किस गेम का सपना देख रहा है यानी किस खेल का सपना देख रहा है ये स्वीट सा एक यंग सा बच्चा। ठीक है, तो याद रखिएगा टाइगर यानी बाघ का सपना देख रहा है, या फिर स्क्वायरल्स गेम का सपना देख रहा है, यानी पैरट्स गेम का सपना देख रहा है, या फिर स्नेक का सपना देख रहा है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, ये स्वीट सा यंग सा बच्चा किस चीज का सपना देखता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, हु कैन ब्रिज द गैप्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस एंड हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन। कौन इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस के गैप को, खाई को कम कर सकता है और गरीब बच्चों की मदद कर सकता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पावरफुल पीपल। कौन दोस्तों, पावरफुल पीपल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ये जो शक्तिशाली लोग हैं दोस्तों, ये जो इनइक्वालिटीज है, असमानता है और इनजस्टिस जो है दोस्तों, याद रखिएगा इसको कम कर सकता है। ठीक है, कौन, पावरफुल पीपल। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, What do the governor, क्या है क्वेश्चन, What do the governor, inspector, visitor in the poem depict? ये आपसे पूछा गया है। कविता में गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर क्या दर्शाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल दैट मींस शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन। ये जो विजिटर्स है दोस्तों, जो विजिट करते हैं, ये जो गरीब बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस। याद रखिएगा असमानताओं और अन्याय के खिलाफ लड़कर ये हेल्प कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 14 to 20। दिए गए पंक्ति को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हमेशा पोएम में इसी तरह एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। चलिए पोएम से कुछ लाइंस दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। Far far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds। किस तरह दोस्तों, rootless weeds की तरह, जंगली पौधों की तरह। ठीक है, the hair torn round their pallor, यानी झोंकेदार हवा की लहरों से कोसों दूर इन बच्चों का पीला चेहरा, उखड़े उखड़े से बाल, बिना जड़ों के फालतू जंगली पौधों की तरह यानी खरपतवार की तरह दिखाई देते हैं, एकदम रूटलेस वीड्स की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है, द टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड। उस लंबी लड़की का उदासी के बोझ से सिर नीचे झुका हुआ। याद रखिए दोस्तों, ये जो लंबी लड़की है दोस्तों, उनका जो सिर है दोस्तों वो नीचे की ओर झुका हुआ है। क्यों दोस्तों, क्योंकि उदासी के बोझ के वजह से, बर्डन्स ऑफ लाइफ के वजह से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लाइन देख सकते हैं क्या लिखा गया है, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आईज, द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गार्लेट डिजीज। यानी पेपर की तरह दिखाई देने वाला जो बॉय है दोस्तों, जिसकी आंखें चूहे की तरह है और उसे अनलकी हायर यानी अभाग्यशाली उत्तराधिकारी कहा गया है। ठीक है, जिसे सिर्फ और सिर्फ पिताजी से क्या मिला दोस्तों, गांठदार बीमारी मिला है, विरासत में क्या मिला दोस्तों, बीमारी मिला है, डिजीज मिला है। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से समझ लिए दोस्तों पोएम्स के लाइन को। ठीक है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे बैक टू बैक। चलिए इसका आंसर हम लोग फटाफट देंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक आर दी चिल्ड्रन सिटिंग। आपको क्या लगता है कि ये बच्चे कहां बैठे हैं, तो याद रखिएगा कहां बैठे होंगे, क्लासरूम में बैठे होंगे ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इन द क्लासरूम ऑफ ए स्लम। ठीक है, यानी एक झुग्गी झोपड़ी की कक्षा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ डू द फेसेस ऑफ दीज चिल्ड्रेन लुक लाइक। यानी ये जो बच्चे के चेहरे कैसे दिखाई देते हैं दोस्तों, मैंने बता दिया था एकदम रूटलेस वीड्स की तरह यानी जंगली पौधों की तरह। ठीक है, खरपतवार की तरह। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रूटलेस वीड्स। याद रखिएगा जो लाइंस में जो पॉइंट मिलेगा वही आंसर होता है। ठीक है, अपने से आंसर देने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा गया है, Why is the head of the tall girl way down। ये जो लंबी लड़की थी दोस्तों, उनका सिर नीचे क्यों झुका हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग को याद है दोस्तों, मैंने बताया था जीवन के बोझ के कारण। याद रखिएगा बर्डन्स ऑफ लाइफ के कारण, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बर्डन्स ऑफ लाइफ के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आईज। ठीक है, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये जो लड़का है दोस्तों, ये जो बॉय है एकदम पेपर की तरह, ठीक है, कागज की तरह दुबला पतला और कमजोर है। आप लोग समझ गए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वीक लीन एंड थीन बॉय, यानी दुबला सा पतला सा कमजोर सा लड़का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन में। What do you understand by the expression rootless weeds? Rootless weeds अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं, इस एक्सप्रेशन से आप क्या समझ में आ रहा है आपको। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा अंडर नरिश्ड एंड विदर्ड। याद रखिएगा अंडर नरिश्ड मतलब होता है दोस्तों कुपोषित, और विदर्ड मींस होता है दोस्तों मुरझाया हुआ। तो ये जो बच्चे कैसे लगते हैं दोस्तों, कुपोषित लगते हैं, जैसे इनका अच्छे से पोषण नहीं मिला है, अच्छे से खाना इन लोग को नहीं मिला। ठीक है, इनका पोषण अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है, ये लोग कुपोषित है, अंडर नरिश्ड है और विदर्ड है, यानी मुरझाया हुआ सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी तरीका है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, जब भी पोएम से लाइन पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा, तो जब भी पोएम्स का लाइन दिया जाएगा तो आप लोग को कैच करना होगा कि ये जो लाइन्स है ये किस पोएम से उठा के दिया गया है और इनके कवि यानी पोएट कौन है। एकदम ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में देखिए क्वेश्चन क्या है। द गिवन एक्सट्रैक्ट इन इज टेकन फ्रॉम, ये जो गिवन एक्सट्रैक्ट है, जो दिया गया पंक्ति है, दिया गया लाइन से, ये कहां से उठा के लाया गया है, यानी किससे लिया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग पता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम कविता से। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में The stunted unlucky hire of twisted bones has inherited a deformed body। कैसा बॉडी मिला है दोस्तों, डिफॉर्म बॉडी मिला है फ्रॉम हिज डैश, यानी मुड़ी हुई हड्डियों का अविकसित सा शरीर इस अभाग्यशाली लड़के को विरासत में किससे मिला है, किससे गिफ्ट में मिला है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, अपने पापा से। किससे दोस्तों, अपने पापा से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फादर। ठीक है, फादर से विरासत में क्या मिला दोस्तों, बस बीमारी मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का कंप्लीट हो गया दोस्तों टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और ये कविता भी आप लोग को अच्छे से समझा दिया, एक्सप्लेन करके ही समझाया हूं, अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को रीड करके आप लोग को एक्सप्लेन करके समझाया हूं। ठीक है, वीडियोस बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है दोस्तों, और बीमारी थोड़े से दोस्तों फीवर की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं कसम खाया हूं कि इंग्लिश कोर्स में एक भी बच्चा मेरे वीडियोस को देखकर फेल नहीं होगा। बस सच्चे लगन से आप लोग को तैयारी में जुट जाना है। ठीक है, और एग्जाम आते आते आप लोग का अच्छे से अच्छे तैयारी में करवाने वाला हूं। और आप लोग को किस किस सब्जेक्ट में तैयारी चाहते हैं दोस्तों, हमसे किस किस विषय में आप हेल्प चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा। और इंग्लिश कोर का सेट 3 आप लोग कितने बच्चे चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं सेट 3 आप लोग के डिमांड को देखकर मैं जरूर से जरूर लाने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।